नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात करेंगे आजम खान के बारे में। आजम को एक और बड़ा झटका लग चुका है। वो घर से बेघर हो गए हैं। लखनऊ का उनका सरकारी बंगला आकाश सक्सेना को अलॉट हो गया है। फिर बात करेंगे लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को टिकट देने वाली बीजेपी की। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया किसे बनाया जाएगा उम्मीदवार। तीसरी खबर में बात करेंगे सीएम योगी की। योगी सरकार एक्शन की तैयारी में है। जन शिकायत पर कार्रवाई में लापरवाही करने वाले अफसरों पर अब योगी सरकार गाज गिराएगी। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे फिल्म पठान की, जिसे बैन करने का मुद्दा अब गर्मा गया है। तो चलिए आगाज करते हैं खबरों से, और सबसे पहले बात आजम खान की। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को एक और झटका लगा है। करीब 4 दशकों तक लखनऊ के जिस सरकारी आवास से आजम खान की सियासत चल रही थी, अब वहां से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। पहले हेट स्पीच केस में सजा याफ्ता होने के बाद विधायकी रद्द हो गई। उसके बाद उपचुनाव में रामपुर सीट से बीजेपी के आकाश सक्सेना ने उनके उम्मीदवार असीम रजा को पराजित कर दिया, जिसके बाद अब राज्य संपत्ति विभाग ने उनके सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर दिया। अब यह आवास बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना को अलॉट किया गया है। दरअसल राज्य संपत्ति विभाग ने दारुल शफा के सरकारी आवास 34B को बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना को अलॉट किया है। गौरतलब है कि पिछले 40 दशकों से दारुल शफा के सरकारी आवास 34B या तो उनके पास या उनके करीबियों के पास ही रहा, लेकिन नामपुर का किला ढहने के साथ ही आजम की सियासी सफर का गवाह रहा ये बंगला भी अब उनसे छीन लिया गया है। आपको बता दें कि सीतापुर जेल से छूटने के बाद जब आजम खान लखनऊ पहुंचे थे, तब भी वे इसी बंगले में रुके थे। आजम खान को अलॉट रहे बंगला मिलने पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि नियम के मुताबिक उन्हें सरकारी आवास मिला। उन्हें बताया गया है कि वह वही बंगला है जो कभी आजम खान के नाम हुआ करता था। उन्होंने कहा कि इस आवास के बारे में बहुत सुना है। आजम खान की विधायकी हेट स्पीच मामले में तो पहले ही रद्द हो चुकी थी, वहीं अब उनसे उनका आलीशान बंगला भी ले लिया गया, जिस वजह से अब वो बेघर हो गए हैं। दूसरी तरफ बात बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बीते दिनों लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक बैठक की थी, जिसके बाद कहा गया कि पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर से लेकर सभी 7 मोर्चों की समीक्षा की है। लेकिन अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने नया मोड़ ला दिया है। अगर डिप्टी सीएम की बात सच हुई तो बीते 2 चुनावों से अलग यूपी में इस बार चुनाव देखने को मिलेगा। दरअसल डिप्टी सीएम से महापंचायत के दौरान पासमंदा मुसलमानों को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा, मुसलमान सुरक्षित जीवन जी रहा है, जो कार्यकर्ता हमारा होगा हम उन्हें टिकट भी देंगे और पहले भी दिया है, लेकिन अगर जीतने लायक नहीं है तो हम केवल गिनती गिनाने के लिए टिकट दे दें कि मुस्लिम को दिया है, तो हम हारने के लिए टिकट नहीं देंगे। जब टिकट देंगे तो जीतने के लिए टिकट देंगे। बीजेपी की तरफ से इस बार मुस्लिमों के लिए सुनहरा मौका है। बीजेपी मुस्लिमों को भी आगे बढ़ाने का सोच रही है। वहीं ये सुनने के बाद विपक्षी पार्टियों की हवा टाइट हो गई है। जिस मुस्लिम वोट पर वो इतना उछलते थे, वहीं अब बीजेपी भी इसमें सेंधमारी की तैयारी में है। तीसरी खबर में बात सीएम योगी की। उत्तर प्रदेश में लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब गाज गिरेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई का आदेश दिया है। सीएम की प्राथमिकता के बाद भी आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों के समाधान में लापरवाही देखने को मिली है। इस पर सीएम कार्यालय ने लखनऊ सहित 24 जिलों के नोडल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है। कार्मिक और गृह विभाग को भेजे निर्देश में यह भी कहा गया है कि शिकायतों पर काम चलाओ टिप्पणी या रिपोर्ट मांगने की आदत अब नहीं चलने वाली है। दरअसल आईजीआरएस पर आने वाले शिकायतों के निस्तारण के आधार पर हर महीने जिले की रैंकिंग तय की जाती है। साथ ही निस्तारित की गई शिकायतों की भी
रैंडम आधार पर समीक्षा की जाती है, जिससे ये जाना जा सके कि समाधान वास्तव में हुआ है कि नहीं। इसी सिलसिले में अक्टूबर में आई जन शिकायतों की समीक्षा की गई तो पाया गया कि कई जिलों में चेतावनी के बाद भी हालात नहीं सुधरे। बहुत से मामलों में अंतरिम आख्या के लिए निर्देशित पात्रता की जांच की जा रही है। आवेदक से अभिलेख मांगा गया है, जांच अधिकारी नामित है, आख्या मांगी गई है जैसी टिप्पणियां कर शिकायत को निस्तारित बता दिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट सहित 14 जिलों में पुलिस की मिली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही मिली है। अक्टूबर में फीड की गई जन शिकायतों की समीक्षा में भी चेतावनी के बावजूद लापरवाही सामने आई है। इसलिए लखनऊ के अलावा हरदोई, रायबरेली, कासगंज, बलिया, मैनपुरी, सहारनपुर, बांदा, बस्ती, अमेठी, हाथरस, हमीरपुर, मथुरा और संत कबीर नगर में भी नोडल अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के लिए गृह विभाग को निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नरेट के विस्तार के बाद लखनऊ ग्रामीण और कानपुर ग्रामीण का विलय हो चुका है, लेकिन पहले आई शिकायतों के आधार पर वहां तैनात नोडल अफसरों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं सीएम ने समीक्षा बैठकों में साफ निर्देश दिए थे कि शिकायतकर्ताओं का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर उनका फीडबैक लिया जा सके। बावजूद इसके कई जिलों में आवेदकों के मोबाइल नंबर या तो फीडबैक नहीं किए गए या कई शिकायतकर्ताओं के गलत नंबर फीड किए गए। इसके चलते शिकायतों की वास्तविकता और निस्तारण का फीडबैक लेना संभव नहीं हो पाया। इन जिलों के नोडल अफसरों पर कार्रवाई के लिए नियुक्त और कार्मिक विभाग को निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार अब अफसरों की मनमानी बर्दाश्त नहीं करने वाली, तो बेहतर होगा अफसर अफसराई छोड़कर काम पर ध्यान दे। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान की। फिल्म का बेशरम रंग गाना इतना बेशरम था कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जैसे ही ये गाना सामने आया, एकदम से ही बॉयकट का ट्रेंड चलने लगा और आज तक भी पठान उसी बहिष्कार का शिकार है। क्या फिल्म में 250 करोड़ लगाने से यह अधिकार मिल जाता है कि आप किसी धर्म का मजाक बनाएं, या फिर अधिकार मिल जाता है कि आप भारत देश की संस्कृति को तार तार करें? मध्य प्रदेश से के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, हिंदू संगठनों, एक्टिविस्ट दानिश खान और उलेमा बोर्ड के अलावा कई लोगों ने दीपिका पादुकोण के बेशरम रंग गाने में भगवा बिकनी पहनने पर आपत्ति जताई थी। उत्तर प्रदेश में भी ये फिल्म इतनी बेशर्मी के साथ रिलीज नहीं हो पाएगी। राजस्थान में भी थिएटर तक फूंक देने की बात कही और इसी विरोध के चलते पठान पर सीबीएफसी का हंटर चला है। सीबीएफसी ने शाहरुख की फिल्म से गंदे और भद्दे सीन्स को हटाने की बात की है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पठान पर ब्रेक लग चुका है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के कुछ सीन्स और गानों में बदलाव करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशंस सीबीएफसी ने 29 दिसंबर को फिल्म मेकर्स को बदलाव के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पठान के गाने बेशरम रंग पर विवाद के बीच सीबीएफसी के चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने कहा, हमने मेकर्स से कहा है कि वे फिल्म की रिलीज से पहले रिवाइज वर्जन हमारे पास सबमिट करें। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बारीकी से देखने के बाद ये सुझाव दिया। सीबीएफसी के चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने पठान पर कहा, सेंसर बोर्ड हमेशा से ही क्रिएटिविटी और दर्शकों की संवेदनशीलता के बीच बैलेंस बनाकर रखता है। हमें विश्वास है कि बातचीत के जरिए कोई ना कोई रास्ता हम निकाल सकते हैं। फिल्म 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होनी है। पठान के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में दिखाई दी थी। इसी पर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद पठान के सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया। प्रसून जोशी ने आगे कहा, हाल ही में फिल्म पठान हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए आई। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति और मान्यता महान है। हमें इस बारे में बेहद सावधान रहना होगा कि बेकार की बातों से ये प्रभावित ना हो। तो इसका मतलब साफ है कि बेशरम रंग से वो रंग भी हटाना पड़ेगा जिसे बेशरम बताया गया है, और जो बाकी गंदे और भद्दे सीन है वो भी हटाने होंगे। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चुंगल में फंसेगा, नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे
कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।